हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और साथ साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डिफ्यूज़न हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट दो फंक्शन के बारे में और पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। ठीक है। हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के, उसमें तीन स्ट्रक्चर कॉमन होते हैं। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा न्यूक्लियस हो गया और तीसरा साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लिविंग पार्ट ऑफ सेल के। ठीक है। सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो लिविंग होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, साइटोप्लाज्म लिविंग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिविंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स जो कि सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये लिविंग पार्ट हो गया सेल के। अब हम लोग बात करेंगे नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ऐसे सेल के पार्ट की जो नॉन लिविंग है। उसमें सेल वॉल हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ग्रैन्यूल्स हो गया, या फिर ग्रैन्यूल्स का एक और नाम है सेल इंसल्शंस। ठीक है। तो ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल हो गए। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डीप स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर थिक, यानी काफ़ी पतला होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 75% फॉस्फोलिपिड। आप लोगों ने एक लाइन पढ़ा होगा कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। ठीक है। फॉस्फोलिपिड से बना होता है। फॉस्फेट का मतलब प्रोटीन है, लिपिड का मतलब फैट। ठीक है। तो प्रोटीन और फैट से बना होता है और ये 75% इसमें फॉस्फोलिपिड होता है और कुछ परसेंट इसमें प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और पॉलीसैकेराइड्स होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में प्रॉपर वे में तब स्टडी हुई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये बात आई कि स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उसको सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया। और इन्होंने कौन सा मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया, 1972। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाई लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर होती है। बाई लेयर यानी इसमें मेनली टू लेयर होती है। ठीक है। टू मॉलिक्यूल लेयर थिक, टू टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोटेड इनटू फॉस्फोलिपिड लेयर। और इसमें दो तरह की मतलब प्रोटीन होती है जो इसमें पाई जाती है। पहली इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, ये कंप्लीटली कवर्स द लिपिड बायलेयर। ये जो लिपिड की बायलेयर होती है उसको पूरी तरह से कवर करती है। अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया। ठीक है। ये तो खैर इंटरनल प्रोटीन है। इसके साथ यहाँ प्रोटीन चैनल वगैरह हो गए और ये मेनली फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो ये सारी चीज़ें, तो हम लोग पढ़ते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है। इट कंप्लीटली कवर द लिपिड बायलेयर। ये पूरी तरह से लिपिड बायलेयर को कवर करके रहती है। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, इट अकर आइदर ऑन आउटर सरफेस और ऑन इनर सरफेस। ये आउटर सरफेस पे भी पाई जा सकती है और इनर सरफेस पे भी पाई जाएगी। आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन है जो आउटर सरफेस पे, ठीक है, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन है जो इनर सरफेस पे है। तो इस तरह से इसमें प्रोटीन कुछ ऐसी होती है जो आउटर प्रोटीन होती है और जो इनर प्रोटीन होती है, यानी जो बाहर और अंदर दोनों साइड पे पाई जाएगी। द प्रोटीन प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज। अब जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसका काम क्या होता है। ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रोटीन होता है उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम होता है प्रोटीन एक्ट एज अ इंजाइम। प्रोटीन इंजाइम की तरह एक्ट करता है। इंजाइम आप लोग जानते ही हो, इंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है। enzymes are the biological catalyst which can increase the rate of reaction और बिना ये रिएक्शन के प्रोडक्ट को इफेक्ट किए रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमिएज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सोलुबल आयन। दूसरा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जिसको हम लोग परमिएजेस भी कहते हैं। अब इनका काम क्या काम होता है, इनका ये काम होता है कि हमको पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस को इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाना है या फिर इससे बाहर जाना है, तो जो वाटर सोलुबल प्रोटीन होती हैं, वाटर सोलुबल प्रोटीन आसानी से इसके आर पार आसानी से ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का क्या काम होता है, ये बाहर से मॉलिक्यूल को कैरी करता है और उसको अंदर लेके जाता है। और तीसरा कौन सा है, रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन क्या होती है, रिसेप्टर प्रोटीन रिसेप्ट करती है, ये सेंस करती है कि हाँ कौन सी प्रोटीन उसको खानी है या कौन सी प्रोटीन को उसको इंडोसाइटोसिस करना है यानी अंदर लेना है। और तीसरा पंप्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इसका क्या काम होता है, पंप्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह प्रेजेंट होता है जिससे कि ये केटायन और एनायन का बैलेंस मेंटेन करते हैं सेल के अंदर। तो चलिए अब हम लोग बात करते आगे
नोट में चलते हैं। लिपिड एंड प्रोटीन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो लिपिड और प्रोटीन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से जरूरत होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? जिससे कि वो आसानी से एंडोसाइटोसिस कर सके। आपने पढ़ा होगा अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, अमीबा कैसे फूड लेता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में, लेकिन वो जो भी फूड लेता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे कि वो जो भी बाहर फूड प्रेजेंट होता है उसको वो खा लेता है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको कहाँ से मिलती है? लिपिड और प्रोटीन से। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सेलेक्टिवली परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इनेबल द सेल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है इसका एक और काम होता है, ये सेल को होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? इन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी सेल का कंपोजिशन उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज ना आए, तो उसके लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब कुछ सब्सटेंस होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंस बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंस है वो जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? जैसे रॉ मटेरियल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का होता है वो कौन परफॉर्म करता है? ऑब्वियस सी बात है, सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल फॉर मेटाबॉलिज्म जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट, ऑक्सीजन, ये सब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और साथ साथ में रेगुलेटरी सब्सटेंस जो इन चीज़ों को करने में हेल्प करते हैं, जैसे वाइटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, ये भी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और जो सब्सटेंस आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है उसमें जैसे अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, ठीक है, रॉ मटेरियल था, अब ये प्रोसेस्ड होगा, इसके बाद कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो सेल से बाहर भेज देंगे ये। और साथ साथ में कुछ सिक्रीशन होते हैं जो कि सेल के अंदर बने, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोएंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया और इम्यूनोग्लोबिन्स यानी एंटीबॉडीज वगैरह हो गया, ये सेल के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल होता है। इट परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस। ये कुछ सब्सटेंस की ही एंट्री और एग्जिस्ट को अलाउ करता है। ये सारे सब्सटेंस को न सेल के अंदर आने देगा, न सारे सब्सटेंस को सेल के बाहर जाने देगा, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में मदद करता है जिसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट सेल का बना के रखना, ठीक है, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन सेल का बना के रखना। अब इसके बाद ये सब्सटेंस आते जाते कैसे हैं? दो तरह से। पहला फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में क्या आता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और दूसरा बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसमें दो चीज़ें आती है। पहला मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में दो पार्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक फैक्लिकेटेड ट्रांसपोर्ट। और दूसरा इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस आप लोग जानते ही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एक्टिविटी में। फिजिकल एक्टिविटी में पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से किसी सब्सटेंस का लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर होना, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट इज फास्टर इन गैसियस फेजेस। डिफ्यूजन फास्ट होता है गैसेस फेज में, लेकिन स्लो होता है लिक्विड और सबसे कम होता है सॉलिड में। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सब्सटेंस मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि जो ऑस्मोसिस है ये स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। लेट्स सी 3 केसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन डिफरेंट सोल्यूशन। अब हम लोग 3 केसेस देखेंगे ऑस्मोसिस के अलग अलग सोल्यूशन में, और वो सोल्यूशन कौन कौन से हैं? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर एज कंपेयर टू सेल। सो इफ आरबीसी इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन देन इट स्वेल एंड अल्टीमेटली ब्रस्ट। इसको हम लोग बोलेंगे हीमोलाइज्ड। हाइपोटोनिक सोल्यूशन को हम लोग थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग आरबीसी है, जैसे हमने आरबीसी को कहाँ पे रख दिया? वाटर में रख दिया, ठीक है, हमने पानी में रख दिया आरबीसी को। जो वाटर होता है, वाटर इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन फॉर आरबीसी। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए हमेशा क्या होता है कि जैसे आरबीसी है, कुछ वाटर आरबीसी से बाहर जाएगा हमारे सराउंडिंग में, और कुछ जो वाटर है वो सराउंडिंग से अंदर आएगा, लेकिन जो आरबीसी से बाहर जाएगा वाटर उससे ज्यादा आरबीसी के अंदर जाएगा, यानी जो नेट मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा? इनसाइड द आरबीसी, ठीक है। इससे क्या होगा? पहले आरबीसी स्वेल करेगी और स्वेल करने के बाद आरबीसी ब्रस्ट कर जाएगी, ठीक है, और ब्रस्ट
करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलाइज्ड, है ना, कि आरबीसी हीमोलाइज्ड हो गई। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी क्या होता है, हेमोलिसिस या हेमोलाइज, ठीक है। तो आरबीसी ब्रस्ट कर जाती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल कर जाती है, इसके बाद ब्रस्ट कर जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर आरबीसी केस में हम लोग इसको हेमोलाइज बोलेंगे। यानी जो इसमें नेट मूवमेंट होता है वाटर का वो कहाँ होता है, इनसाइड द सेल, क्योंकि बाहर जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का वो ज्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है। सेकंड पे हम लोग बात करेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, द आइसोटोनिक सोल्यूशन इज सोल्यूशन इन विच नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर। रिंगर सोल्यूशन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन फॉर एनिमल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कभी प्रैक्टिकल करना या कभी लैब में जाते हैं तो उसमें जो रिंगर सोल्यूशन होता है वो आप लोग यूज करेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन के तरह, ठीक है। और इसमें सेल मेंटेन इट साइज, इसमें जो सेल का साइज उसमें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सेल का साइज मेंटेन रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में इसमें आरबीसी अपने ओरिजिनल शेप में है, यानी जो यहाँ नेट मूवमेंट है वाटर का, जो आरबीसी से वाटर बाहर जाएगा और जो बाहर से वाटर अंदर जाएगा वो दोनों बराबर है। फॉर एग्जांपल 5 ml अगर वाटर आरबीसी के बाहर आ रहा है तो 5 ml अंदर भी जाएगा, तो इससे होगा क्या कि आरबीसी के शेप में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल कर गया था क्योंकि जो नेट मूवमेंट था वाटर का वो इनसाइड द सेल ज्यादा था, जबकि आइसोटोनिक सोल्यूशन में यहाँ पे क्या है कि जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो जीरो है, यानी जितना वाटर आरबीसी से बाहर जा रहा है उतना वाटर बाहर से अंदर जा रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना कि जो रिंगर सोल्यूशन होता है, रिंगर सोल्यूशन यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे रिंगर सोल्यूशन एक्ट करेगा आइसोटोनिक सोल्यूशन की तरह, और इसमें सेल का साइज मेंटेन रहता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल वाटर लूज करता है और सेल श्रिंक कर जाता है, ठीक है। सेल वाटर लूज करके श्रिंक कर जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या किया, वाटर लूज कर दिया, क्योंकि जो बाहर का सराउंडिंग था उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम था एज कंपेयर टू सेल, तो सेल से क्या हुआ, सेल से वाटर बाहर चला गया। तो इस केस में हाइपरटोनिक सोल्यूशन केस में सेल श्रिंक कर जाता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में वाटर कम है और आरबीसी के अंदर ज्यादा है, तो अंदर से किधर चला जाएगा वाटर, बाहर चला जाएगा सराउंडिंग की तरफ। जबकि हाइपोटोनिक में क्या हुआ था, वाटर अंदर गया था, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, वाटर बाहर जाता है, ठीक। इससे सेल क्या होती है, श्रिंक कर जाती है। अब इसमें दो केस सामने आते हैं। पहला केस क्या होता है, अगर प्लांट सेल में श्रिंक करती है, ठीक है, द श्रिंकिंग ऑफ सेल या प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस अगर प्लांट सेल में होती है, यानी कि अगर हाइपरटोनिक कंडीशन प्लांट सेल में होती है तो हम लोग उसको प्लाज्मोलाइज कहेंगे, और अगर एनिमल सेल या आरबीसी में होती है, यानी मेनली आरबीसी में होती है, तो हम लोग उसको कहेंगे क्रीनेटेड, ठीक है। क्रीनेटेड टर्म आप लोग याद रखिएगा, एक हीमोलाइज्ड, बरस्टिंग ऑफ आरबीसी, और श्रिंकिंग को क्या कहेंगे, क्रीनेटेड। आगे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, ये नॉर्मली एक्सपेरिमेंट है रेजेंस, यानी जो किशमिश होती है, ठीक है, वो उसको अगर हम लोग प्योर वाटर में रखेंगे तो वो स्वेल कर जाएगी, स्वेल यानी फूल जाएगी, क्यों, इंडोऑस्मोसिस की वजह से। और अगर हम लोग उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखेंगे तो श्रिंक कर जाएगी, क्यों, एक्सोऑस्मोसिस की वजह से। इंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर अंदर जा रहा है, एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर बाहर जा रहा है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो प्लांट का रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करता है, वो भी किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस का एग्जांपल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल ब्रस्ट कर जाती है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल का क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में दो तरह के ट्रांसपोर्ट थे, एक फैक्लिकेटेड और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज इफेक्टिव बैरियर टू फ्री डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से फ्री डिफ्यूजन नहीं होने पाता सारे सब्सटेंस का, बट इट इज एसेंशियल दैट न्यूट्रिएंट एंटर द सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक थ्रोन आउट। लेकिन ये जरूरी होता है कि न्यूट्रिशन सेल को चाहिए अगर मेटाबॉलिज्म चलाना है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो भी सेल के बाहर जाना चाहिए जिससे कि प्रॉपर फंक्शन हो सके। दिस इज अचीव बाय स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमिएजेस। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या परमिएजेस की वजह से पॉसिबल होता है, विच फॉर्म स्मॉल पैसेज through the membrane enabling solute molecule to cross the phospholipid bilayer। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन परमिएज क्या करते हैं, एक स्मॉल पैसेज बना देते हैं जिससे कि चीजें आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल है, ठीक है, ये इस तरह से चैनल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं जिससे कि जो भी सब्सटेंस है वो एक साइड से लगते हैं और दूसरे साइड में आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये काम होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन परमिएजेस का, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं, पहला फैक्लिकेटेड, दूसरा एक्टिव। फैक्लिकेटेड में क्या होता है,
permeases assist molecule to diffuse the membrane. It help in glucose transport. इसमें ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन मेनली होता है और ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है. डाउनहिल ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? इट मीन्स लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होगा, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब आप पूछेंगे कि ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन और फैक्लिकेटेड ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या हुआ? तो इसमें मेन डिफरेंस यही है कि ऑस्मोसिस में हमको किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन फैक्लिकेटेड ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हमको जरूरत पड़ती है. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, यानी यहाँ पे क्या था? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी हम लोग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे. वही चीज यहाँ पे लिखा है, एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ एटीपी कॉल्ड पंप टू ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन इन डायरेक्शन अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चीजें ट्रांसफर होंगी. इसको हम लोग बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप, जिससे कि हमारे बॉडी में केटायन और एनायंस का बैलेंस मेंटेन रहता है. आगे हम लोग पढ़ते हैं इंडोसाइटोसिस. इंडोसाइटोसिस क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय सेल दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इंजेस्ट करती है मटेरियल्स को. ठीक है, अपने अंदर लेती है. ये तीन प्रोसेस होता है इसमें. पहला फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ईटिंग एज इन केस ऑफ अमीबा. फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? सेल ईट करती है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल को सेल ने ईट कर लिया. ठीक है, ये सूडोपोडिया हो गया. ठीक है, ये सूडोपोडिया आप देख रहे हैं, सूडोपोडिया हो गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सूडोपोडिया की मदद से इसको अंदर ले लेती है अपने सेल के अंदर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. दूसरा हम लोग यहाँ बात करेंगे पिंकोसाइटोसिस. पिंकोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग. इस केस में क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, यानी इसमें फ्लूइड पार्टिकल जो होता है वो अंदर आता है. ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल, इस वजह से हम लोग सेल ड्रिंकिंग कहते हैं. और तीसरा हम लोग क्या बात करेंगे? रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस. रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को ही अपटेक करती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, आप देख रहे हैं ये रिसेप्टर है. रिसेप्टर ने कुछ सेलेक्टेड चीजें, यहाँ पे दो चीजें, एक ये वाली प्रोटीन है या एक ये वाला सब्सटेंस है, ये वाला सब्सटेंस है, तो इसने सेलेक्टिवली चीजों को लिया. ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है और रिसेप्टर ने सेलेक्टिवली इन चीजों को लिया और सिर्फ कुछ ही चीजें इसके अंदर आने पाएगी. ठीक है, तो ये रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस हो गया. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इसको जो कुछ मिला इसने ले लिया. यहाँ पे भी सेम चीज था, फ्लूइड था, उसको इसने ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज को लेगा, पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करके लेगा जिसको इसको जरूरत है, इसलिए इसको बोलेंगे रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ईटिंग. पिंकोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग. और तीसरा रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस. आगे हम लोग पढ़ते हैं नोट में. इन फैगोसाइटोसिस एन एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोटेड इनिशियली विद एक्टिन मायोसिन फॉर्म्स a packet that engulf solid material bacteria. The membrane enclosed recycle phagosome then detach from cell surface plasma membrane into cytoplasm where is digested by लाइजोसोमल एंजाइम. यहाँ पे होता क्या है कि फैगोसाइटोसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको किसी एक्टिन मायोसिन से कोट कर लेती है और उसका एक पैकेट बना लेती है. ठीक है, पैकेट वेसाइकल्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग फैगोसोम बोलते हैं. देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि सॉलिड मटेरियल को लिया और इसका एक वेसाइकल बना लिया. ठीक है, वेसाइकल बना लिया जिसको हम लोग फैगोसोम बोलते हैं, और इसी के अंदर ये डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद इसको ये यूटिलाइज कर लेगा. तो वही चीज है यहाँ पे कि फॉर्म अ पैकेट दैट इनगल्फ सॉलिड मटेरियल बैक्टीरिया. सॉलिड मटेरियल कुछ भी हो सकता है. The membrane enclosed recycle phagosome then detached from cell surface plasma into cytoplasm where is digested by lysosomal enzyme. तो इंडोसाइटोसिस के केस में क्या हुआ? इसने इसको पकड़ा, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है या सॉलिड पार्टिकल है, ये बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर आने के बाद ये एक वेसाइकल्स के अंदर है जिसको हम लोग फैगोसोम बोल सकते हैं. अब इसमें क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटर करके साइटोप्लाज्म में आया. अब इसमें लाइसोसोमल एंजाइम जाएगी और इसको डाइजेस्ट कर देगी. ठीक है, इससे हमारी बॉडी भी बची रहती है. तो इंडोसाइटोसिस एक तरह से हमारी बॉडी के इम्यूनी रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, जैसा कि WBC वगैरह करते हैं. आगे अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है या हार्मोन्स वगैरह बॉडी के बाहर भेजना है, वो सारा काम एक्सोसाइटोसिस से होता है. एक्सोसाइटोसिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल वॉमिटिंग. ठीक है, सेल वॉमिटिंग इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स. सेल वॉमिटिंग किस फॉर्म में होता है? वेसाइकल्स के फॉर्म में. देखिए यहाँ पे कोई चीज अंदर बना, अब उसको वेसाइकल्स के फॉर्म में हमने उसको मतलब पैक कर लिया और पैक करने के बाद उसको बाहर भेज दिया. और पैकिंग का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का. ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई चीज है, अब इसको हमने कहाँ भेजा? गोल्जी बॉडी. अब गोल्जी बॉडी ने क्या किया? इसको पैक किया और पैक करने के बाद बाहर भेज दिया. अब ये क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करेगा और डिफ्यूज करने के बाद चीजों को बाहर भेज देगा. तो वही चीज यहाँ पे सेल वॉमिटिंग के केस में क्या होता है? इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल. ठीक है, सेल वॉमिटिंग इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल. किस फॉर्म में होता है? वेसाइकल के फॉर्म में होता है. विच फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे ये क्या किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गया. इट अकर इन सेल टू रिमूव अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू. जो भी चीजें
डाइजेस्ट नहीं हुई है, ये उसको बाहर निकालने काम में आता है। और साथ साथ में सिक्रीटिंग हार्मोन्स, हार्मोन सिक्रीट करने काम में आता है। कोई हार्मोन बना, उसका ये पैकिंग मॉडिफिकेशन करके बाहर भेज दिया, और या फिर एंजाइम हो गया या फिर एंटीबॉडी वगैरह हो गया, तो इन सारी चीज़ों का काम एक्सोसाइटोसिस करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है तो इसको, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बी हैप्पी एंड कीप ऑन स्माइलिंग। लॉकडाउन में अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।